बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जाना अधिकारों के बारे में। क्या होते हैं अधिकार, क्या होते हैं अधिकार के दावे और क्या फ़र्क होता है उन बातों में जिनके हम स्वयं को हकदार समझते हैं और जिनको अधिकारों के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। साथ ही हमने जाना संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को और हमने जाना कि कैसे एक मनुष्य होने मात्र से हम कुछ अधिकारों को पाने के हकदार होते हैं। आज हम जानेंगे अधिकारों के प्रकार के बारे में कि अधिकारों के कौन कौन से प्रकार हैं और किन किन अधिकारों को सामान्यतया लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मान्यता प्राप्त होती है, एक संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं अधिकारों के प्रकार। अधिकारों का पहला प्रकार है राजनीतिक अधिकार, दूसरा है जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं अधिकारों के जिन्हें की प्रत्येक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन जानते हैं राजनीतिक अधिकार के बारे में। आखिर क्या होता है राजनीतिक अधिकार? हम सभी जानते हैं हमारी सरकार जो बनती है वो चुनाव के द्वारा बनती है। हम स्वयं हमारी सरकार का चुनाव करते हैं, हम जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उनके माध्यम से हम स्वयं अपने ऊपर शासन चलाते हैं, अर्थात जनता का शासन, लोकतंत्र। तो बस यही वाले अधिकार कहलाते हैं राजनीतिक अधिकार। अर्थात हम अपनी सरकार चुनने में मत देने का अधिकार प्राप्त करते हैं, हम चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त करते हैं। प्रत्येक भारतीय नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है अगर वो उस पद की निश्चित योग्यता रखता है तो। उसके साथ किसी भी आधार पर इस मामले में कोई भेदभाव नहीं है। अगर वो जीत जाता है उसको सत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, राजनीतिक क्रियाकलापों में भागीदारी करने का अधिकार है, अपनी बातों से सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार है। तो ये सारी की सारी बातें कहलाती हैं राजनीतिक अधिकार। देखते हैं राजनीतिक अधिकार। व्यक्ति एक पूर्ण नागरिक के रूप में अपने समुदाय, देश या राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा ले सके। अर्थात व्यक्ति एक पूर्ण नागरिक के रूप में राष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में, समुदाय के सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेता है, अपनी पसंद की सरकार का चुनाव कर सके, सरकार के निर्णयों को प्रभावित कर सके। सरकार के निर्णयों को हम कैसे प्रभावित करते हैं? हम मतदान के द्वारा कि भाई किस तरफ रुझान है जनता का, सरकार वैसे ही कार्य करना चाहती है ताकि अगले चुनावों में फिर वो जीत हासिल कर सके। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून हमें हमारी आकांक्षाओं के अनुकूल नहीं लगता है तो हम धरना प्रदर्शन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा अपना विरोध जाहिर करते हैं और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कि जनता द्वारा किए गए विरोध के कारण या फिर जनता द्वारा की गई मांगों के कारण सरकार ने कुछ निर्णय लिए या फिर अपने पूर्व निर्णयों को बदला। तो ये वाला हक जो कि हमें सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का हक देता है, ये कहलाता है राजनीतिक अधिकार। निश्चित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं भी राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सकें कि जो भी निश्चित प्रक्रिया है, जो भी हमारे संविधान ने निर्धारित की है, उस प्रक्रिया के तहत हम भी सत्ता प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। तो ये अधिकार हो गए राजनीतिक अधिकार। अब हम देखते हैं जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार से तात्पर्य क्या है? जीवन का अधिकार अर्थात हमारे जीवन को हमसे कोई छीन नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर कोई भी ऐसा हमला या कोई भी ऐसा आक्रमण या फिर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता है जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के जीवन पर खतरा पैदा हो या फिर उसके जीवन को हानि पहुंचने की संभावना हो। और इसलिए हमारे जीवन से हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करते हैं हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमारे कानून। तो ये जीवन का अधिकार बहुत ही बुनियादी, बहुत ही मौलिक अधिकार है जो कि प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होता है। इस जीवन के अधिकार के अंतर्गत ही जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकताएं भी आजकल शामिल की जा रही हैं।
कि अच्छा पोषण युक्त खाना होना चाहिए, आवास की ठीक ठाक सी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं इनको भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की अगर हम बात करें, या फिर व्यक्ति की कोई भी शारीरिक यातना ना देनी चाहिए, अर्थात उसके शारीरिक रूप से उसको कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी या फिर चोट या फिर सजा, तो ये सारी की सारी बातें से सुरक्षा हमें प्राप्त होती है जीवन के अधिकार के अंतर्गत। देख लेते हैं, किसी निर्दोष व्यक्ति को कोई शारीरिक यंत्रणा नहीं दी जाएगी और ना ही उसके प्राणों का हरण किया जाएगा। ये जीवन का अधिकार है। किसी भी प्रकार की शारीरिक यंत्रणा से मुक्ति हमें जीवन के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त होती है। व्यक्ति के स्वास्थ्य और प्राणों की रक्षा की जाएगी। जीवन का अधिकार मनुष्य का प्रथम प्राकृतिक अधिकार है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार है, सर्वाधिक बुनियादी अधिकार है। और आप देखते ही हैं कि हमारे जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए कितने कठोर प्रावधान संविधान में किए हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना की जाती है कि उसके ऊपर, उसके जीवन पर कोई भी अपन कहें कि खतरा हो या कोई भी हानि पहुंचने की संभावना हो, तो उसके विरुद्ध सरकार ने कड़े और कठोर दंड का प्रावधान कर रखा है। जीवन की सुरक्षा व्यक्ति का नागरिक अधिकार है। जीवन का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है और उसके जीवन की रक्षा ये व्यक्ति का नागरिक अधिकार है। अर्थात राष्ट्र व्यक्ति के जीवन की रक्षा करेगा और उसको अपने जीवन की रक्षा प्राप्त करने का अधिकार हमारे नागरिक अधिकारों के अंतर्गत प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी मनुष्य के लिए उसके मनुष्यत्व के, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता के द्वारा ही मनुष्य अपनी प्रतिभाओं को विकसित करने का, अपनी योग्यताओं के बलबूते अपनी प्रगति करने का अवसर प्राप्त करता है। जिस तरह से एक छोटा सा पौधा होता है, उस पौधे को जब तक उचित वायु नहीं मिलती, उचित जमीन नहीं मिलती, उचित मात्रा में पानी और उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी नहीं मिलती, तब तक वो पौधा पुष्पित पल्लवित नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का व्यक्तित्व भी होता है। जब तक मनुष्य के व्यक्तित्व को विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, अनुकूल संभावनाएं नहीं मिलेंगी, तब तक वो अपनी योग्यताओं का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार वो सारी स्वतंत्रताएं, वो सारी परिस्थितियां पैदा करने का प्रयास करता है जिनके अंतर्गत एक मनुष्य अपनी प्रतिभा को, अपनी योग्यता को अपने सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत कर सके, अपने सर्वोत्तम रूप में उनका उपयोग करते हुए प्रगति पथ पर उच्च जीवन के लक्ष्यों की ओर, अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ सके। देखते हैं, व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, आस्था, साहचर्य बनाने, सभा करने और मुक्त विचरण करने का अधिकार होता है। लोकतांत्रिक प्रणालियों में स्वतंत्रता का अधिकार एक नागरिक अधिकार है और हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान भी हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक, जिसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं के अधिकार हमें प्राप्त हैं। अगला देखते हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। देखिए, कानूनन रूप से राजनीतिक अधिकार है जो हमारा, कानूनन रूप से जीवन का अधिकार है जो हमारा, स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमारा, उसको कानूनी मान्यता मिल गई, कानून द्वारा प्रदान भी कर दिया गया। हमें अधिकार है मत देने का, हमें अधिकार है चुनाव लड़ने का, हमें अधिकार है चुनाव लड़ने पर सत्ता प्राप्त करने का, हमें अधिकार है अपनी मांगे मनवाने का, सरकार तक अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखने का और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने का। कल्पना कीजिए उस एक परिवार की जिसके पास रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो सड़क के किनारे झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके पास सुबह शाम के भोजन के लिए किसी प्रकार का कोई जुगाड़ नहीं है। उसके लिए क्या महत्व रह जाता है मत देने के अधिकार का, उसके लिए क्या महत्व रह जाता है चुनाव लड़ने के अधिकार का। बुनियादी सुविधा जो उसके लिए है वो उसके भोजन की व्यवस्था है, वो उसके आवास की व्यवस्था है,
वो उसके लिए स्वास्थ्य की उपलब्धता है। तो कुछ इसी तरह के अधिकार हमारे कहलाते हैं सामाजिक और आर्थिक अधिकार। अर्थात अर्थ के आधार पर वो व्यक्ति इतना अधिक कमजोर, इतना अधिक मजबूर ना हो कि अन्य जीवन के मायने उसके लिए समाप्त हो जाएं। तो एक मनुष्य को सुबह शाम पोषक युक्त भोजन प्राप्त हो, उसको ठीक ठाक रहवास की सुविधा प्राप्त हो, उसको शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो और उसको स्वास्थ्य की उपयुक्त दशाएं प्राप्त हो, ये भी हमारे बुनियादी अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। देख लेते हैं। इसमें मुख्यतः शिक्षा आता है, रोजगार आता है, सामाजिक सुरक्षा आती है, रहन सहन और स्वास्थ्य के उपयुक्त स्तर के अधिकार सम्मिलित हैं। इन अधिकारों की व्यवस्था सामाजिक न्याय की समस्या के साथ जुड़ी हुई है, जिसका अपन ने बहुत विस्तार से अध्ययन अपने सामाजिक न्याय वाले चैप्टर में किया था। लोकतांत्रिक समाज इन अधिकारों को मुहैया करवा रहे हैं। जितनी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां हैं वो विभिन्न तरीके से अपने नागरिकों को ये सारे के सारे अधिकार देने के प्रयास कर रही हैं। नागरिकों के लिए भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं के प्रयास किए जा रहे हैं, रहने की सुविधाओं के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जैसे भारत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए योजनाएं, तो विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा नागरिकों को सामाजिक आर्थिक अधिकार दिए जा रहे हैं, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं अपन अधिकार और जिम्मेदारियों की। अभी हमने बात की कि किस तरह से एक राज्य द्वारा नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। हम सभी नागरिकों को हमारे राष्ट्र द्वारा, हमारे संविधान द्वारा, हमारी सरकार द्वारा हमारे अधिकारों की रक्षा की जाती है, हमें हमारे अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन केवल अधिकारों की रक्षा और अधिकार प्रदान करना सरकार का ही काम नहीं है। इन अधिकारों के साथ हमारे कुछ दायित्व भी जुड़ते हैं। इन अधिकारों को प्राप्त करने के साथ साथ हमें कुछ दायित्वों को भी स्वीकार करना होगा, हमें कुछ जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करना होगा। क्या है वो जिम्मेदारी? सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये है कि हम निज हित की ही ना सोचें, केवल हम निज स्वार्थ की ही ना सोचें। हम जिस तरह से अधिकार प्राप्त करते हैं अच्छी शुद्ध हवा का, शुद्ध वायु का, शुद्ध पर्यावरण का, वैसे ही ये अधिकार हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें बंधना होगा एक जिम्मेदारी से, जो जिम्मेदारी है इस पर्यावरण को सदैव सुरक्षित, अच्छा, सांस लेने युक्त बनाए रखने की। अर्थात हम पेड़ पौधे लगाएं, अर्थात हम गंदगी कम से कम फैलाएं, अर्थात हम प्रदूषण कम से कम करें, क्योंकि ये अधिकार केवल हमारा ही नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी है कि इस धरती को हम ठीक ठाक रहने लायक एक जगह के रूप में छोड़ दें। आने वाली पीढ़ियां भी हकदार हैं कि वो भी अच्छे अच्छे हरे भरे पेड़ों की ऑक्सीजन उनको प्राप्त हो। तो हम पेड़ कम से कम काटें, हम नए पेड़ लगाएं, फिर से अपनी इस धरा को हरा भरा बनाएं। तो देखते हैं अपन कि अधिकार हमें बाध्य करते हैं कि हम अपनी निजी ज़रूरतों और हितों की ही न सोचें, कुछ ऐसी चीज़ों की भी रक्षा करें जो हम सबके लिए हितकर है। जैसे कि ओजोन परत की रक्षा करना, हम ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कम से कम करें जिनसे कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें निकलती हैं। पर्यावरण की रक्षा करना, पारिस्थितिकीय संतुलन कायम करना, ये सारे के सारे दायित्व हमारे आ जाते हैं हमारे अधिकारों के साथ में। दूसरा दायित्व क्या है कि अधिकार हमसे ये अपेक्षा रखते हैं कि हम अन्य लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करें। ये एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है कि केवल हम ही अपने अधिकारों का उपयोग करें, ऐसा नहीं है, हमें दूसरे के अधिकार का भी सम्मान करना होगा। जैसे कि हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें तो वही पूरा का पूरा अधिकार हमें दूसरे व्यक्ति को भी देना है। अर्थात वो भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, चाहे वो विचार हमारे विचारों से कितने ही विपरीत क्यों ना हो, चाहे हम उनसे कितने ही असहमत क्यों ना हो। तो ऐसे भी सारे ही अधिकार हैं कि हम सभी को वो अधिकार प्राप्त हों और हम सबके ही अधिकारों का सम्मान करें। ये हमारा एक महत्वपूर्ण दायित्व हो जाता है।
अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम दूसरों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिस तरह से हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं वैसे ही दूसरे व्यक्ति भी अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो कि शहरों में खासकर ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने घर का कचरा किसी दूसरे के घर के सामने डाले आते हैं। तो जिस तरह से आपको एक साफ सुथरे वातावरण में रहने का अधिकार है वैसे ही उसको भी उस साफ सुथरे वातावरण में रहने का अधिकार है। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी सोच केवल अपने अधिकारों तक ही रख पाते हैं। इस सोच को विस्तृत करने की आवश्यकता है कि जो हम चाहते हैं वैसा ही दूसरा भी चाहता है, जो हमारे अधिकार हैं वैसे ही अन्य लोगों के भी अधिकार हैं। तो हम सबके अधिकारों की सम्मान करें, इससे न केवल हमारे अधिकारों में बढ़ोतरी होगी बल्कि हमारे व्यक्तित्व में भी एक सकारात्मक आयाम जुड़ पाएगा। मेरे अधिकार सबके लिए बराबर हैं और एक ही अधिकार से सीमाबद्ध हैं, अर्थात मेरे जो अधिकार हैं वो सभी लोगों के अधिकारों के बराबर हैं। तीसरा अपनी जिम्मेदारी बनती है टकराव की स्थिति में अधिकारों को संतुलित करना। जैसे कि आपके पास अधिकार है तस्वीर लेने का, आप यहाँ तस्वीर ले सकते हैं वातावरण में, पेड़ की, फूल की, पौधे की, पक्षी की, किसी की भी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आप तस्वीर लेते हैं उसकी इजाज़त के बिना तो ये आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि उसका भी अपनी गोपनीयता का अधिकार है। तो किसी व्यक्ति की तस्वीर लेकर, किसी भी हालात में उसकी तस्वीर लेकर और सोशल मीडिया पर आपने अपलोड कर दी तो ये आपका अधिकार नहीं, यहाँ अधिकारों के टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो अधिकारों के टकराव की स्थिति में अधिकारों को संतुलित करना ये भी हमारा दायित्व बनता है, हमें अधिकार पाने के साथ ही। चौथा दायित्व हमारा बनता है कि हमें अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों और नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना होगा, सजग रहना होगा। सरकार द्वारा अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं सुरक्षा के नाम पर, हमारे जीवन की सुरक्षा के नाम पर, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पर। निसंदेह है बहुत बार ये प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक होते हैं, लेकिन कई बार इन प्रतिबंधों की नियंत्रण की आदत बन जाती है और हमारे जीवन की सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे मतलब कि कहें कि अपन बिना किसी कारण वाले अनौचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जो कि न्यायोचित नहीं होते हैं, जो कि उचित नहीं होते हैं। तो इस बात के लिए हमें सजग रहना होगा, इस बात के लिए हमें सावधान रहना होगा कि हमारे ऊपर लगने वाले प्रतिबंध हैं वो कितने न्यायपूर्ण हैं और कितने अन्यायपूर्ण हैं। जैसे ही हमें किसी अन्यायपूर्ण प्रतिबंध के बारे में कोई संशय या संदेह लगे तो हमें तुरंत अपने कहीं के विरोध या प्रतिरोध जाहिर करना होगा। तो ना केवल सरकार की अपितु हमारी भी जिम्मेदारी है हमारे स्वयं के अधिकारों की रक्षा करने की। चलिए देखते हैं, कई सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों की नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाती हैं। नागरिकों की सुरक्षा के लिए कुछ प्रतिबंध स्वीकार किए जा सकते हैं, लेकिन किसी बिंदु पर सुरक्षा के लिए आवश्यक मानकर थोपे गए अत्यधिक प्रतिबंध अधिकारों के लिए खतरा हो सकते हैं। अतः नागरिक स्वतंत्रता में कटौती के समय अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। अर्थात नागरिकों पर लगाने वाले प्रतिबंधों की जो ये आदत है उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ये 4 दायित्व जो कि हमें हमारे अधिकारों के साथ प्राप्त होते हैं, हमें इन दायित्वों को न सिर्फ याद रखना है अपितु आत्मसात भी करना है और अपने व्यवहार में उतारना है। तो हमने जाना इस वीडियो में अधिकारों के प्रकार के बारे में, क्या होते हैं राजनीतिक अधिकार हमने जाना, जीवन का अधिकार हमने जाना और हमने जाना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। अब लेते हैं अपन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं। पढ़ा था हमने कि हमें मत देने का अधिकार है, हमें चुनाव लड़ने का अधिकार है, निश्चित प्रक्रिया के तहत सत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये सारे के सारे अधिकार हमारे राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चंस, अधिकारों के साथ हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं। 4 जिम्मेदारियां हमने देखी थी कि हम केवल निज स्वार्थ की ही ना सोचें, हम दूसरों के भी अधिकारों का सम्मान करें, टकराव की स्थिति में हम संतुलन कायम करें और हम लगाए जाने वाले प्रतिबंधों के प्रति जागरूक रहें, सचेत रहें। ये हमारे अधिकारों के साथ हमारी जिम्मेदारियां हैं। धन्यवाद।